हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की फिजिकल मैपिंग करेंगे हम आज की क्लास में, जिसमें जो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो भी डिजर्ट हैं, जो भी लेक्स हैं, जो भी रिवर्स हैं, और साथ ही साथ जो माउंटेन्स हैं या अन्य जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि समय वर्ल्ड मैपिंग की जो सीरीज़ है वो चल रही है, जिसमें हम अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे जो इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं, इसमें जो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये जो 4 कॉन्टिनेंट है हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो आज हम इसकी फिजिकल मैपिंग करेंगे और फिर कल की क्लास में हम इसकी पॉलिटिकल मैपिंग भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम आपको बताते, फिर उसके बाद हम जो इसकी मैपिंग है वो करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया कॉन्टिनेंट, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और बात करें अगर हम सेकंड कॉन्टिनेंट की, तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और बात करें अगर हम पॉपुलेशन में, तो भी ये सेकंड नंबर पर है, और एरिया वाइज भी ये सेकंड नंबर पर है, यानी 21% जो एरिया है वो अफ्रीका कवर करता है पूरे कॉन्टिनेंट्स का। और इसके साथ ही साथ इसकी जो खोज की थी वो की थी स्टैनले व लिविंगस्टोन ने। तो इन दो लोगों ने इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की खोज की थी, और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी इसके कई सारे नाम हैं, जिनमें पुअर कॉन्टिनेंट यानी कि गरीब महाद्वीप, उसके साथ ही साथ डार्क कॉन्टिनेंट, और उसके बाद ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। तो इसे अंध महाद्वीप, डार्क महाद्वीप और गरीब महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुअर कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो कवर्ड है डिजर्ट से, यानी यहाँ पर कई सारे जो डिजर्ट हैं वो पाए जाते हैं। एक बड़े एरिया में जो मरुस्थल हैं वो पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर एग्रीकल्चर भी नहीं होती, और जिससे ये पुअर कंट्रीज़ की श्रेणी में आते हैं। यानी यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं वो या तो विकासशील है या तो अल्प विकसित देश यहाँ पर मिलते हैं। कोई भी विकसित देश यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी डाउन है, यानी यहाँ की जीडीपी है वो भी कम रहती है, जिससे इसे पुअर कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया जाता है। और इसे डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएँ गुजरती हैं, यानी हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा और इक्वेटर लाइन, और उसके साथ ही साथ मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और यहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं, हमने आपको बताया पहले। तो जिससे यहाँ पर क्या होता है, जो तापमान है वो हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, यानी जो ब्लैक स्किन है, डार्क स्किन है, वो यहाँ के लोगों की आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और ब्लाइंड कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या हुआ कि काफ़ी समय तक जो यूरोपियन व्यापारी थे वो यहाँ से घूमकर, यानी नीचे वाले रास्ते से, केप ऑफ गुड होप जो वे है उस रास्ते से भारत से व्यापार करते रहे, बट उन्होंने यानी वो इस कॉन्टिनेंट के बारे में जान नहीं पाए, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसकी खोज फिर बाद में हुई, काफ़ी लंबे समय के बाद इसकी खोज की जा सकी, यानी उसके आसपास से ही जो व्यापारी लोग हैं वो निकलते रहे, बट इस कॉन्टिनेंट को वो खोज नहीं पाए, तो इसलिए इसकी बाद में खोज हुई, इसीलिए इसे ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो इसके आसपास पड़ने वाले जो भी महासागर हैं, सागर हैं, खाड़ी हैं, उनके बारे में हम देखेंगे मैप में, और फिर आगे के जो हमारे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, बात करें जो महासागर में, तो सबसे पहले यहाँ पर इस ओर आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन, यानी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा साउथ अटलांटिक ओशियन, यानी ये अटलांटिक महासागर का नीचे वाला भाग है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास पड़ता है। तो
आप इस ओर जो पड़ता है वो है अटलांटिक ओशियन, और इस तरफ मिलता है इंडियन ओशियन, यानी इस तरफ है हिंद महासागर और इस तरफ है अटलांटिक महासागर। तो दो बड़े बड़े जो महासागर हैं उनसे ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो घिरा हुआ है। और फिर बात करें अगर हम यहाँ पर सागर की, तो यहाँ पर स्थित है मेडिटेरियन सी, यानी जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है। तो भूमध्य सागर है जो अफ्रीका के ऊपर की ओर स्थित है, और यहाँ पर स्थित है लाल सागर यानी कि रेड सी। जो रेड सी है वो यहाँ पर स्थित है, यानी ईस्टर्न एरिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न में रेड सी स्थित है, और उत्तर दिशा में मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर स्थित है। और यहाँ आपको देखने को मिलेगी गल्फ ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी वो यहाँ पर स्थित है। और फिर नीचे आएंगे तो ये देखिए केप ऑफ गुड होप, इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, जहाँ से इस ओर व्यापारी भारत की ओर जाया करते थे। और ये यहाँ पर स्थित है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर स्थित है। और इस जगह आपको जो यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करती है, एक यहाँ पर स्टेट पड़ती है जो कि है जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करती है। और यहाँ पर हो गया आपका मेडिटेरियन सी, ये हो गया आपका मोजाम्बिक चैनल। फिर यहाँ पर स्थित है, यानी जो मानव निर्मित एक नहर है, कैनाल है, जिसे स्वेज कैनाल के नाम से जाना जाता है, यानी जो स्वेज नहर है वो इस जगह स्थित है। क्योंकि क्या होता था, कठिनाई होती थी भूमध्य सागर से अगर हमको इंडियन ओशियन में आना है तो यहाँ से काफ़ी घूम कर आना पड़ता था, यानी इस ओर से जिब्राल्टर संधि से यानी जिब्राल्टर स्टेट से होते हुए फिर आप अटलांटिक ओशियन से नीचे केप ऑफ गुड होप के रास्ते से इंडियन ओशियन में पहुँचना पड़ता था। तो इसीलिए इस दिक्कत को समाप्त करने के लिए यहाँ पर स्वेज कैनाल का निर्माण किया गया, जिससे आप डायरेक्ट मेडिटेरियन सी से रेड सी होते हुए सीधे इंडियन ओशियन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये उसके आसपास जो भी स्थित महासागर सागर थे उनको हमने देखा। तो यही आपको याद रखने, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन सी, रेड सी, जिब्राल्टर स्ट्रेट, मोजाम्बिक चैनल और गल्फ ऑफ गिनी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और फिर देखते हैं अब जो डिजर्ट, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो डिजर्ट ही है, यानी यहाँ पर कई सारे डिजर्ट पाए जाते हैं और जो मैक्सिमम एरिया है वो डिजर्ट ही यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और ये पवनों के अपतटीय होने के कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ, यानी जो भी यहाँ पर पवनें चलती हैं उनके अपतटीय होने के कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ। और ये जो मरुस्थल है आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ पार्ट में स्थित है ये सहारा डिजर्ट। और ये जो एरिया कवर करता है वो एरिया है 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर करता है ये सहारा डिजर्ट इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। और इसके साउथ में, यानी इस सहारा मरुस्थल के साउथ में ही पाए जाते हैं सवाना ग्रासलैंड। हमने पढ़ा था ग्रासलैंड के पहले में, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हमने पढ़ा था तो वहाँ पर प्रियरी और पम्पास, यानी हमने आपको बताया था जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जाने जाते हैं। तो जो अफ्रीका वाला एरिया है यहाँ पर ग्रासलैंड्स को सवाना कहा जाता है। तो ये जो सहारा डिजर्ट का साउथ वाला पार्ट है यहीं पर स्थित है सवाना ग्रासलैंड। तो ये भी आपको याद रखना है, साउथ में स्थित है सवाना ग्रासलैंड। और क्या होता है, जो ये सवाना ग्रासलैंड है यहाँ पर अत्यधिक घास पाई जाने के कारण इस क्षेत्र में पशुचारण भी आपको अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पर घास ज़्यादा होगी वहाँ पर पशुचारण अधिक होगा, और पशुचारण अधिक होगा तो पशुओं को खाने वाले जो जीव हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे, यानी यहाँ पर शिकार भी होता है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर शिकार होता है पशुओं का। तो पशुचारण ज़्यादा तो वहाँ पर पशु ज़्यादा होंगे तो उनके शिकारी भी यहाँ पर पाए जाएंगे। और यहाँ पर एक ट्राइब्स निवास करती है जो कि है बद्दू। तो बद्दू जनजाति इस रीजन में निवास करती है, यानी इस एरिया में सहारा मरुस्थल वाले एरिया में बद्दू जनजाति रहती है। और यहाँ पर कई सारी ट्राइब्स रहती हैं अफ्रीका वाले रीजन में, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये मरुस्थल वाला रीजन है, तो कई सारी जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गई पूरी इन्फॉर्मेशन सहारा मरुस्थल के बारे में। आप देख सकते हैं मैप में ये जो नॉर्थ रीजन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये पूरा कवर्ड है सहारा मरुस्थल से।
यानी अगर थोड़ा सा हम और इसमें मिला दें तो पूरा आधा पार्ट हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जो कवर करता है सहारा डिजर्ट। तो काफ़ी बड़ा मरुस्थल है, और आप देख भी सकते हैं एरिया वाइज भी 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कवर करता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले जो हमारे 2 डिजर्ट हैं उनके बारे में भी इम्पोर्टेंट जो डिजर्ट हैं, जिनमें एक है नामीबा मरुस्थल। नामीबा मरुस्थल ये एक तटीय मरुस्थल है। तटीय मरुस्थल का मतलब ये कि ये अटलांटिक ओशियन के पास वाले रीजन में ही स्थित तट में स्थित मरुस्थल है नामीबा मरुस्थल, और ये एक ठंडा मरुस्थल है। वैसे तो ज़्यादातर जो मरुस्थल होते हैं वो कैसे मरुस्थल होते हैं, शुष्क मरुस्थल होते हैं, बट जो नामीबा मरुस्थल है ये ठंडा मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है। और ये क्यों ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर बेंगुएला की ठंडी धारा का निर्माण होता है, जिससे ये जो मरुस्थल है वो ठंडा रहता है, क्योंकि ये तट में स्थित है। और तट में स्थित होगा तो जो समुद्र में धाराएं बनती हैं उन्हीं में एक है बेंगुएला की धारा। आपने शायद जियोग्राफी में पढ़ा भी होगा, जो ओशियनिक करंट है उन्हीं में ही आती हैं ठंडी धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं होती हैं, तो उन्हीं में ही एक धारा है बेंगुएला की धारा, जो कि एक ठंडी धारा है, और यही धारा इस मरुस्थल को ठंडा बनाती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आए आप ये ना सोचें कि वो अफ्रीका में है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ये जो मरुस्थल है वो भी शुष्क होंगे, और यानी कि ये शुष्क मरुस्थल होगा। बट आपको ध्यान रखना है एकमात्र जो अफ्रीका में ठंडा मरुस्थल है वो है नामीबा मरुस्थल। और यहाँ पर टोंड जनजाति इस नामीबा मरुस्थल वाले एरिया में निवास करती है। फिर आता है कालाहारी मरुस्थल यानी कालाहारी डिजर्ट, और ये स्थित है साउथ अफ्रीका में, यानी अफ्रीका के साउथ वाले रीजन में कालाहारी मरुस्थल, नॉर्थ वाले रीजन में सहारा मरुस्थल, और तट में स्थित है यानी कालाहारी मरुस्थल के ही पास तट में स्थित है नामीबा मरुस्थल। और यहाँ पर जो ट्राइब्स है वो है बुशमैन ट्राइब यहाँ पर निवास करती है इस कालाहारी डिजर्ट वाले एरिया में। और यहाँ पर ऑस्ट्रिच यानी ये जो शुतुरमुर्ग हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं कालाहारी डिजर्ट में। अब मैप में भी देख लेते हैं इन दोनों डिजर्ट के बारे में। तो देखिए ये आपका सहारा डिजर्ट है यहाँ तक, फिर आप नीचे आएंगे तो अफ्रीका के साउथ वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कालाहारी डिजर्ट, और ये साउथ अटलांटिक ओशियन के तट में स्थित है नामीबा मरुस्थल, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पर जो ओशियनिक करंट है बेंगुएला की धारा वो इसको ठंडा बनाती है। अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम देखते हैं आगे जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो भी लेक्स हैं उनके बारे में। तो क्या है कि यहाँ पर ड्रिफ्ट फाउंड, यानी यहाँ पर ड्रिफ्ट पाई जाती है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है भ्रंश घाटी। तो इस अफ्रीका के मिडिल वाले रीजन में भ्रंश घाटी स्थित है, यानी ड्रिफ्ट यहाँ पर पाई जाती हैं। और जहाँ पर भ्रंश घाटी होगी वहाँ पर जो झीलें हैं वो पाई जाएंगी। तो यहाँ पर अनेक झीलें पाई जाती हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, महान झील के नाम से जाना जाता है। तो कई सारी लेक्स हैं, उनमें कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, और आप देख भी सकते हैं मैप में कई सारी जो लेक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड है, यानी ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और ये स्थित है बॉर्डर ऑफ, यानी किसके बॉर्डर में, केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो ये जो 3 कंट्री हैं इनके बॉर्डर में स्थित है ये लेक विक्टोरिया। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये तंजानिया वाले रीजन में, और फिर ये गई केन्या वाले रीजन में, और ये ऊपर युगांडा वाले रीजन में। तो ये स्थित है लेक विक्टोरिया। आप मैप में देख भी सकते हैं लेक विक्टोरिया की स्थिति। और इसी विक्टोरिया लेक से उद्गम होता है विश्व की सबसे लंबी नदी का, श्वेत नील नदी का। अभी हम आगे नील नदी के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर श्वेत क्यों लिखा हुआ है, आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए नील नदी की 2 धाराएं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जो श्वेत नील नदी है, यानी नील नदी की एक धारा, जैसे गंगा भी 2 नदियों से मिलकर आगे गंगा बनती है, उसी प्रकार से नील नदी भी श्वेत और जो एक और धारा है उन दोनों से मिलकर ही, यानी श्वेत और नील 2 धाराओं से मिलकर ही नील नदी का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो श्वेत नील नदी है वो यहीं से लेक विक्टोरिया से ही निकली हुई है। बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की जो कुछ लेक्स हैं उनके बारे में। तो इनमें आती है मलावी लेक, या जिसे ही न्यासा झील भी कहा जाता है। अगर मलावी के नाम से आपको ना मिले तो यानी कि इसे ही लेक न्यासा कहा जाता है।
तो लेक न्यासा या लेक मनाबी ये किसके लिए फेमस है? तो इट इज़ फेमस फॉर फिशिंग, यानी यहाँ पर फिशिंग होती है। और ये एक रामसर साइट्स भी है, यानी एक वेटलैंड की श्रेणी में भी आती है ये लेक। और ये स्थित है मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक में। मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक में। तो ये 3 जो कंट्री हैं उनमें स्थित है। अब देख लेते हैं मैप में इसकी सिचुएशन कहाँ है। तो ये देखिए, ये जो लेक है लेक मलावी, ये यहाँ पर देख सकते हैं मलावी, जो कि एक कंट्री भी है, उसी के नाम में इसका नाम मलावी है। और मलावी कंट्री, और फिर इधर आ जाएंगे आप तंजानिया कंट्री, और ये है आपका मोजाम्बिक कंट्री। तो इन 3 कंट्री के यानी 3 कंट्री के बॉर्डर जो हैं वो इससे टच होते मलावी लेक से। और फिर आती है तंजानिका लेक। तंजानिका लेक ये विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है, सबसे लंबी ताजे पानी की झील। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। जो तंजानिका झील है ये सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। इसकी जो लेंथ है 673 किलोमीटर, ये लंबी लेक है, लेक तंजानिका। और ये विश्व की दूसरी गहरी झील भी है। तो विश्व की दूसरी गहरी झील है, सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। और ये इसके अंदर जो यानी जो कंट्री इससे रिलेटेड हैं उनमें है बुरुंडी, कांगो, तंजानिया और जिम्बाब्वे। ये जो कंट्री हैं वो इससे कनेक्ट होते हैं। अब देख लेते हैं मैप में लेक तंजानिका कहाँ पर स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मैप में ही काफ़ी लंबाई आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो 673 किलोमीटर ये लंबी लेक है, लेक तंजानिका, जिनमें बुरुंडी, कांगो, तंजानिया और जिम्बाब्वे कंट्री आते हैं। और इसके साथ ही साथ ये हो गई लेक तंजानिका, ये हो गई लेक मलावी, ये हो गई लेक विक्टोरिया। और उसके साथ ही साथ और भी कई सारी जो लेक हैं वो आप देख सकते हैं, जिनमें लेक एल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक कियू है, लेक क्योगा है, लेक टरकाना है। और उसके साथ ही साथ लेक रुकवा, लेक मवेरू, यानी बहुत सारी जो लेक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं जो रिवर्स ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका की जो रिवर्स हैं उनके बारे में। और इनमें सबसे पहले आती है नील नदी। नील नदी यानी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर के साथ ही ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसे कहा जाता है मिस्र का वरदान, मिस्र का वरदान, क्योंकि मिस्र वाले एरिया में जो भी एग्रीकल्चर होता है, जो भी कृषि होती है, जो भी यानी फसलों का जो उत्पादन किया जाता है वो केवल और केवल नील नदी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है ये नदी, और इसीलिए वहाँ पर ये एक वरदान का काम करती है। और ये जो नील नदी है ये 2 धाराओं के रूप में निकलती है, 2 धाराओं के रूप में निकलती है, जिसमें एक है श्वेत नील रिवर यानी वाइट नाइल रिवर, वाइट नाइल रिवर ये निकलती है विक्टोरिया लेक से, हमने आपको बताया पीछे भी। और एक है ब्लू नाइल रिवर, ये निकलती है टाना लेक से, ताना लेक से। तो यानी 2 धाराएं निकलती हैं। फिर इनका जो संगम है वो होता है सूडान के खार्तूम नामक स्थान में, इन दोनों का संगम हो जाता है और फिर ये बन जाती है नाइल रिवर यानी नील नदी। तो मैप में भी हम देख सकते हैं ये स्थित देखिए लेक विक्टोरिया, जहाँ से इसका उद्गम होता है। और लेक विक्टोरिया से तो निकलती है जो वाइट नाइल रिवर है वो यहाँ से निकलती हुई यहाँ तक इस प्रकार से जा रही है। और ये देखिए ये स्थित है लेक ताना, और यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल रिवर। और फिर खार्तूम, सूडान के खार्तूम में इस जगह इनका संगम हो जाता है। जैसे यमुना आती है, यमुनोत्री से निकलकर गंगा आती है, गंगोत्री से निकलकर और फिर उनका संगम हो जाता है
प्रयागराज में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो वाइट नाइल रिवर है लेक विक्टोरिया से निकलती है, ब्लू नाइल रिवर लेक ताना से निकलती है और फिर इनका संगम हो जाता है खार्तूम नामक स्थान से, और फिर यहाँ से ये बन जाती है नाइल रिवर, और ये मिस्र होते हुए, सूडान से मिस्र होते हुए सीधा चली जाती है मेडिटेरियन सी में, यानी भूमध्य सागर में। इस जगह इसका मुआना स्थित है, सुएज कैनाल के पास ही ये है सुएज कैनाल, और ये यहाँ पर मुआना स्थित है नील नदी का मेडिटेरियन सी में जाकर ये मिल जाती है लेक विक्टोरिया और लेक ताना से निकलकर। तो ये पूरा बेसिन है नील नदी का, विश्व की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है, लंबाई भी और 2 धाराओं के रूप में इसका निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगली रिवर की ओर। अगली रिवर है कांगो रिवर, या जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, जायरे रिवर भी कहा जाता है, और इसका जो ओरिजिन होता है ये होता है लेक तंजानिका से। अभी हमने पढ़ा लेक तंजानिका के बारे में, तो तंजानिका झील से इसका ओरिजिन होता है, वहीं से ये निकलती है, और इसका जो माउथ है यानी इसका जो मुहाना है वो है बे ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है कांगो रिवर। और इसका जो नदी बेसिन है यानी इस रिवर का जो बेसिन है उसे कहा जाता है कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन इस नदी के बेसिन को कहा जाता है, और ये 4700 किलोमीटर लंबी रिवर है कांगो रिवर। और यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है इसके बेसिन में, यानी इसका जो बेसिन वाला एरिया है इसमें ही पाई जाती है पिग्मी जनजाति। तो ये हो गई कांगो रिवर के बारे में जानकारी। आप देख सकते हैं यहाँ से ये लेक तंजानिका से निकली हुई है, और फिर ये ऊपर होती हुई कांगो रिवर ये चली जाती है गिनी की खाड़ी में, इसका जो मुहाना है वो स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, लिम्पोपो रिवर के बारे में देखते हैं। तो ये जो लिम्पोपो रिवर है ये निकलती है बोत्सवाना क्षेत्र से, बोत्सवाना वाले क्षेत्र से ये जो रिवर है वो निकलती है, और इसका जो माउथ है वो है इंडियन ओशियन में, यानी ये इंडियन ओशियन में जाकर गिर जाती है। और इस वाले एरिया में जो मगरमच्छ हैं वो अत्यधिक पाए जाते हैं, यानी मगरमच्छ अत्यधिक, इस रिवर वाले एरिया में मगरमच्छ अत्यधिक है, इसीलिए इसे क्रोकोडाइल रिवर भी कहा जाता है। और ये जो रिवर है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो रिवर। ये आप देख सकते हैं बोत्सवाना वाले एरिया से निकलकर इधर जाती हुई ये जो लिम्पोपो रिवर है ये यहाँ पर चली जाती है इंडियन ओशियन में, और इस प्रकार से मकर रेखा गुजरी हुई, तो इसे मकर रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। अब हम देखते हैं अगली रिवर के बारे में, जो कि है नाइजर रिवर। और नाइजर रिवर इसकी जो लंबाई है वो है 4180 किलोमीटर, 4180 किलोमीटर, और ये गिनी क्षेत्र से निकलकर बे ऑफ गिनी में गिर जाती है। तो ये आप देख सकते हैं ये गिनी एक कंट्री है, यहीं से निकलकर ये नाइजर रिवर इस प्रकार से होती हुई बे ऑफ गिनी में गिर जाती है। तो ये नाइजर रिवर हो गई, नाइजर कंट्री भी है एक और नाइजर रिवर भी है। तो ये नदियाँ हो गई जो मुख्य रिवर्स थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अब हम देखते हैं जो माउंटेन्स हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जिनमें है एटलस पर्वत यानी एटलस माउंटेन। तो ये आप देख सकते हैं एटलस माउंटेन इस वाले स्थित है, नॉर्थ वाले पार्ट में स्थित है एटलस माउंटेन। और हाईएस्ट पीक है जो एटलस पर्वत की नहीं, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका वो है माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो जो कि स्थित है तंजानिया में। तो ये यहाँ पर स्थित है माउंट किलीमंजारो जो कि हाईएस्ट पीक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। इसके साथ ही साथ और भी जो कई सारे माउंटेन्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, बट एटलस पर्वत और माउंट किलीमंजारो ये 2 आपको याद रखने। तो इस प्रकार से जो फिजिकल मैपिंग है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, जिसमें हम इस कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे। तो आप इस तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।